हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 21 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का फ्री ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट में होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 20 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, इसके महत्व को बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2004 में, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तब इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को तो मनाया गया है, साथ ही जो सद्भावना दिवस है ये भी मनाया जाता है 20 अगस्त को ही। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब ऑप्शन में लिखे, यदि हम अदर डेज को डिस्कस करें तो 10 अगस्त को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे यानी कि विश्व युवा दिवस, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और 13 अगस्त को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस। और अब 20 अगस्त को मनाया गया है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं लुइस एबिंडर। और ये डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? डेनिलो मदीना का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये जो नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, इन दोनों के ही बीच में, मतलब कि यहाँ पास स्थित है डोमिनिकन रिपब्लिक। थोड़ा और जूम करके आप देख सकते हैं, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है सेंटो डोमिंगो। और करेंसी क्या है? तो ये है डोमिनिकन पीसो। और इसी के नए राष्ट्रपति ये बन गए हैं लुइस एबिंडर। अब देखिए, इसे यदि आप और अच्छे समझना चाहें तो इसके बगल में आप देख सकते हैं, ये है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर से मैंने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जलधारा याद करवाई थी। यदि यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास बहती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और ये किधर बहती है? ऊपर की तरफ, यानी कि भूमध्य रेखा से ये बह रही है ध्रुवों की तरफ, मतलब ये होगी गर्म जलधारा। और ये विश्व में सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा। और आज की इस करंट अफेयर के वीडियो के लास्ट में हम इम्पॉर्टेंट जलधाराओं को कवर करने वाले हैं, यानी कि इनका रिविज़न करेंगे, तो उसमें मैं आप लोगों को कवर कर दूंगी। और देखिए, जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, इसका नाम क्या है? तो ये है पनामा स्ट्रेट। अब यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी है, ये बनाए गए हैं सूरी नाम के नए राष्ट्रपति। और जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये हैं भारतीय मूल के। वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज, तो ये भी हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ ये लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आप लोगों को जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800+ क्वेश्चन करंट अफेयर के टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश में जो छतरपुर पुलिस है, इसके द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए। अब देखिए, ये तो है अभियान मध्य प्रदेश का। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा और कई अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कि किल कोरोना अभियान, इसकी भी शुरुआत की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। एक मास्क जिंदगी अनेक, साथ ही एक और अभियान है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, चरण पादुका अभियान। और ये जो अभियान था चरण पादुका अभियान, ये उन प्रवासी मजदूरों के लिए था जो बिना जूते चप्पल के लॉकडाउन के दौरान यात्रा कर रहे थे। और इस अभियान के अंतर्गत इन्हें फ्री में जूते चप्पल प्रोवाइड कराए गए थे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश की लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और इसी भोपाल में भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री है
शिवराज सिंह चौहान अभी मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाए गए हैं, क्योंकि ये न्यूज़ मुझे भी मिली थी पर बाद में पता चला कि ये न्यूज़ गलत थी। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल है ये अभी भी आनंदीबेन पटेल ही है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का ही चार्ज संभाल रही हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जो भारत का 7वां संविधान संशोधन 1956 है, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। तो आनंदीबेन पटेल यही है अभी मध्य प्रदेश की राज्यपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं AK मित्तल, यानी कि अजय कुमार मित्तल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 29, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 11। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि की फुल फॉर्म बनती है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। इसके क्रियान्वयन में पूरे भारत में टॉप पर था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में जो बाचा गांव है, ये बैतूल जिला है, बैतूल जिले में स्थित है बाचा गांव। ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में लौरा मार्स ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से। लौरा मार्स जो कि एक ऑलराउंडर हैं। तो देखिए 2017 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, तब उस वर्ल्ड कप टीम की ये मेंबर भी थी। और इन्होंने अपने करियर में 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले हैं। ये बिलोंग करती हैं इंग्लैंड से, जिन्होंने अब संन्यास ले लिया है। आप मैप में देख सकते हैं, ये है इंग्लैंड की लोकेशन। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी है डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं बोरिस जॉनसन। और देखिए, जो ICC मेंस वर्ल्ड कप रहा था 2019 का, तो 2019 का वर्ल्ड कप पुरुषों का ये जीता था इंग्लैंड ने ही। किसे हराकर? न्यूजीलैंड को ही हराकर। थोड़ा इसे यदि आप जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये है यूरोप महाद्वीप, ये जो आप देख रहे हैं ये है इंग्लैंड। और मैंने आप लोगों को बताया भी है, जो ब्रिटेन है और फ्रांस है, इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है डोवर स्ट्रेट। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ मिलकर के बाढ़ पूर्वानुमान पहल की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है गूगल के साथ मिलकर के। तो देखिए, इस पहल के तहत गूगल ने भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को कई सार्वजनिक अलर्ट भेजे हैं। और ये जो अलर्ट हैं, ये यूज़र को उनकी सुरक्षा, उनके परिवार की सुरक्षा के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए पहले से ही अलर्ट कर देगा। तो सबसे पहले यदि बात की जाए गूगल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया USA में। और इसके जो CEO हैं ये हैं सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जब डेटा सेंटर के बारे में, तब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये गूगल का ही है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात करना शुरू कर दिया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा तैनात किया जा रहा है निंजा ड्रोन। तो देखिए, अभी वर्तमान में भारत ने 31.87 लाख रुपए की लागत से कुल 9 ड्रोन खरीदे हैं, जो कि रेलवे संपत्ति की निगरानी रखेगा और यात्रियों की भी सुरक्षा करेगा, यानी कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखेगा। इस ड्रोन के माध्यम से ये काम किया जाएगा। तो यदि हम बात करें कि रेलवे मंत्री कौन है, तो ये हैं पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं, और इन्हें पिछले ही वर्ष कनॉट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ड्रोन की। तो यदि आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सके, तो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले ही, जो DRDO है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक स्वदेशी ड्रोन डेवलप किया गया है जिसका नाम है भारत ड्रोन। और इसे डेवलप करके इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। और क्यों सौंपा गया है? जो पूर्वी लद्दाख और LAC वाले एरिया है उसमें निगरानी रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक और ऑप्शन लिखा है शक्ति। तो ये क्या है? तो ये भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे कि IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। अब देखिए, ड्रोन से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला विश्व का पहला देश, तो ये बना है भारत। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, रिलायंस ने ई-कॉमर्स कंपनी नेटमेट्स को कितने रुपए में खरीदा है?
तो ये खरीद लिया है कुल 620 करोड़ में। नेटमेट्स जो कि एक फार्मा कंपनी है, तो 620 करोड़ रुपए में खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इसके फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और एमडी तो ये हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से रिलेटेड आप एक फैक्ट याद रखेंगे जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए अभी हाल ही में जो फॉर्च्यून है, फॉर्च्यून ने वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनी की लिस्ट जारी की थी। इस टॉप 500 में नंबर 1 पर तो है वॉलमार्ट, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था इस टॉप 500 में जो टॉप 100 कंपनी है, यानी कि टॉप 100 कंपनी में केवल एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसकी रैंकिंग है 96। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने JBK यानी कि जन बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा, और ये एक डिजिटल बचत खाता है। तो देखिए जन बचत खाता, इसके तहत कस्टमर अपने फिंगरप्रिंट और OTP का यूज़ करके दूसरे फिनो पेमेंट यूज़र के साथ ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन कर सकते हैं, और इसी की शुरुआत की गई है फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। अच्छा, यदि आप थोड़ा बेसिक समझना चाहें तो ये पेमेंट बैंक ये होते क्या हैं? तो ये कॉमर्शियल बैंकों से अलग होते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए जो RBI है यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके डेटा के अनुसार आज भी भारत में 60% लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े हैं, जो विशेषकर ग्रामीण इलाकों यानी कि रूरल एरिया में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को वित्तीय सुविधा प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से पेमेंट बैंक्स की स्थापना की गई थी। अभी कॉमर्शियल बैंक से अलग होते हैं, तो कैसे अलग होते हैं? तो देखिए इसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही जमा किया जा सकता है या निकाला जा सकता है। साथ ही जो पेमेंट बैंक है ये अपने यूज़र को ATM या डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। और पेमेंट बैंक में एक और चीज़ है कि इसमें कर्ज या उधार फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। तो ये है पेमेंट बैंक, और ऑप्शन में ये है कुछ पेमेंट बैंक के उदाहरण। अगला है, हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर टॉप पर है? तो इसमें लगातार चौथी बार टॉप पर रहा है इंदौर, दूसरे स्थान पर रहा है सूरत, और तीसरे स्थान पर रहा है नवी मुंबई। और जो जालंधर है, तो जालंधर को देश के सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट का खिताब मिला है। तो देखिए जब स्वच्छता सर्वेक्षण ये शुरू किया गया था वर्ष 2016 में, तब इसमें विनर रहा था मैसूर, जब पहली बार किया गया था। इसके बाद 2017 से लगातार 2017, 18, 19 और अब इस बार यानी कि लगातार चौथी बार ये टॉप पर है इंदौर। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ नगर पंचायत का खिताब ये जीता है नंदप्रयाग नगर पंचायत ने, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। और प्रेजेंट टाइम में हमारे शहरी विकास मंत्री हैं कौन? तो ये हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये भी आप याद रखेंगे। इंदौर से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में कोरोना महामारी के बीच जो सैनिटाइजेशन की क्रिया चल रही थी, तो ड्रोन से पूरे शहर को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला शहर ये इंदौर ही बना था। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET करने के लिए कौन सी एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि NRA को। ये न्यूज़ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देती हूँ। तो देखिए अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने का प्रावधान अब ये खत्म होने वाला है। अब कुछ सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षाओं को मिला करके एक कॉमन टेस्ट होगा, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और CET का जिम्मा भी केवल एक नोडल एजेंसी के पास होगा, NRA के पास, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के पास। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि अभी जो एस्पिरेंट हैं इन्हें अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, सबकी फ़ीस भी अलग देनी होती है, और सभी एग्ज़ाम के अलग अलग शहरों में सेंटर मिलते हैं, और हर एग्ज़ाम के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसके अलावा इतनी परीक्षाएं कराने में एजेंसी को, व्यवस्थापकों को, साथ ही पुलिस को भी जिम्मा संभालना पड़ता है, जिसके कारण जो दिक्कत होती है उसे कम करने के लिए इस CET की शुरुआत की जा रही है। देखिए जो NRA है
ये नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी और सरकारी सेवा की जो ग्रुप बी और सी, इसकी जो नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो भर्तियां होती हैं वो कंडक्ट कराएगी। अब सवाल ये है कि क्या अब हर सर्विस के लिए CET देना होगा? तो ऐसा नहीं है। अभी केवल 3 एग्ज़ाम को इस कैटेगरी में रखा गया है। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, RRB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इन 3 एग्ज़ाम को इस कैटेगरी में रखा गया है और धीरे धीरे बाकी एग्ज़ाम को भी CET की कैटेगरी में लाए जाने का विचार किया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि CET कराने के लिए कौन सी एजेंसी के गठन को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने कुल 8 महाद्वीप और 5 महासागर तो कवर कर लिए हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराओं को डिस्कस करेंगे और पूरे वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट जलधाराओं को आज डिस्कस नहीं करेंगे वरना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आज हम केवल अटलांटिक महासागर में बहने वाली इंपॉर्टेंट जलधाराओं को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है, ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है भूमध्य रेखा। जो भी जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाती हैं, ये कैसी जलधाराएं होती हैं? ठंडी जलधाराएं। और वैसी जलधाराएं जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएं, तो ये जलधाराएं कहलाती है गर्म जलधारा। हम डिस्कस कर रहे हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। तो देखिए, अटलांटिक महासागर में एक है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये जा रही है ध्रुवों की तरफ और ध्रुवों से बहती हुई भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है लैब्राडोर जलधारा, जो कि विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है। और जब ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है यहाँ पास, तब एक बैंक का निर्माण करती हैं और फॉग बनाती हैं, जो कि मत्स्य पालन के लिए यानी कि मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट कहलाता है। साउथ अमेरिका वाले पार्ट में कुछ इसी तरह से है। यदि आप यहाँ पास देखेंगे ब्राज़ील वाले एरिया में, तो ये है ब्राज़ील जलधारा, क्योंकि ये ब्राज़ील के बगल से बह रही है। नीचे से ऊपर जाती हुई जलधारा है जिसका नाम है फॉकलैंड जलधारा। तो ब्राज़ील जलधारा ये कहलाएगी गर्म जलधारा, जबकि फॉकलैंड जलधारा ये कहलाएगी ठंडी जलधारा। अब ये दोनों जलधाराएं यहाँ पास मिलती है, तब यहाँ पास भी ये फॉग का निर्माण करती हैं, जो कि मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो देखिए, लैब्राडोर जलधारा ये कहलाएगी ठंडी, गल्फ स्ट्रीम गर्म, फॉकलैंड जलधारा ये होगी ठंडी, और जो ब्राज़ील जलधारा है ये कहलाएगी गर्म जलधारा। तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष का कार्य 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर था अजय त्यागी। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर किस राज्य में 2 फ्लाईओवर के नाम रखे गए हैं? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।